So Jai Hind everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to solve 25 questions जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं in this FCAT 1 2026. तो एग्ज़ाम में बहुत कम समय रह गया एंड द डे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो तो ऑलमोस्ट 8 या 9 दिन रह रहे हैं एग्ज़ाम में. ठीक है, आई माइट नॉट बी एबल टू गारंटी कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे. तो अगर तुम इन 25 क्वेश्चनों को कर लोगे अच्छे से तो यू माइट बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 60 to 70% क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, एक सेकेंड. तो अपना पहला क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट. तो देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो ये होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100. P क्या है हमारा, P है हमारा प्रिंसिपल. R क्या होता है, रेट होता है. T क्या होता है, टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए मैंने एक अमाउंट को ब्याज पे दिया या लिया है. ठीक है, उसके अलावा एक और चीज क्वेश्चनों में लिखी रहती है, वो है अमाउंट. अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. ठीक है, समझ रहे हो. तो मैं सिंपल इंटरेस्ट यहां से निकालूं और प्रिंसिपल में ऐड कर दूं तो मेरे पास अमाउंट निकल के आ जाएगी. जैसे कि एग्जाम्पल लो, मान लो प्रिंसिपल मान लो 12,000 है और एक साल में इस पे 1200 का ब्याज आ गया, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट आ गया. तो हमारा अमाउंट कितना बन गया, 12,000 प्लस 1200 दैट इज 13,200 बन गया. ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. अब तो देखो भाई ध्यान से, तो टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट. मान लो अगर प्रिंसिपल P था तो 10 साल के अंदर कितना हो गया, तो अमाउंट कितना बन गया 10 साल के अंदर, 2P बन गया. सही बात है, यही कह रहा है क्वेश्चन. तो पूछ रहे हैं हमसे कि भाई रेट क्या होगा, रेट बताओ हमें. ठीक है, तो इस रेट को कैसे निकालेंगे बताओ. देखो अभी मैंने तुम्हें एक तरीका समझाया कि अमाउंट कैसे निकालते हैं, SI प्लस P. सही बात है, अब मुझे अमाउंट भी दे दिया और P भी दे दिया, तो क्या मैं इससे SI निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ. तो SI कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना 2P, P कितना है P, तो SI कितना आ गया, P आ गया मेरे पास. अब मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है SI का, तो SI का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100. SI कितना है मेरे पास, P को रख दो, P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T कितना है मेरा 10 साल अपॉन 100. P से P कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ये 10 चला गया उधर, तो रेट कितना हो गया 10% पर एनम. ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में एनम की जगह लिख देते हैं 6 मंथ, तो 6 मंथ का कितना बन जाएगा, 10 का आधा मतलब 5%. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में इसके तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, एक ट्रेन की लेंथ है, मान लो ये ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी है हमें दे दी, इसकी लेंथ है 150 मीटर. ठीक है, इसको तुम मानो डिस्टेंस, क्योंकि हम एक तरीका पढ़ेंगे ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो उससे करेंगे. तो जो लेंथ है वही डिस्टेंस है जो पार करना है ट्रेन को. अब इस ट्रेन ने एक जो पोल है उसको कितनी देर में पार कर लिया, 15 सेकंड में पार कर लिया. तो पूछ रहे हैं ट्रेन की स्पीड कितनी है. भाई देखो इसी फॉर्मूले को लगा दो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. तो डिस्टेंस कितना, उसे खुद की लेंथ को पार करना है, तो 150 मीटर की लेंथ पार करनी है उसको. स्पीड कितनी है 15 सेकेंड मल्टीप्लाई 10, तो इससे कट जाएगा यहां से, तो T कितना आ जाएगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. लेकिन यहाँ तो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो कैसे करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 18/5 से करा दो तो हमारा आ जाएगा आंसर. तो 2 इंटू 18 दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर आंसर बन जाएगा. ठीक है, मतलब अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो उसको
18/5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक और टाइप भी बनता है। अब यहां पर तो ट्रेन पोल से पार हुई, कभी कभी क्या होता है ये L1 ट्रेन L2 ट्रेन से भी पास होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रेन की लेंथ बन जाएगी हमारा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और स्पीड क्या होगी, दोनों ट्रेन की स्पीड प्लस या माइनस होगी डिपेंडिंग अपॉन वो किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे मान लो अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जा रही हैं तो स्पीड होगी प्लस, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड होगी माइनस। तो इस तरीके से एक और कंसेप्ट भी मैंने यहाँ बता दिया तुम्हें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स। अच्छा, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, बहुत बार शायद क्वेश्चन ना मिले क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और स्पेसिफिक क्वेश्चन करने हैं। मैं अभी एक CDS की सीरीज लेके आऊंगा जिसमें पिछले 10 साल के 20 पेपर ऑलमोस्ट 20 पेपर मतलब 100 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चन कराऊंगा CDS से पहले शायद। तो उसमें हम पूरे के पूरे डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। एवरेज एज, अब एवरेज निकलता कैसे, सबसे पहले वो सीखो भाई। एवरेज कैसे निकलता है, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स या n बोल लेते हैं, ठीक है। ये है मेरा एवरेज का तरीका। अब ये कह रहे हैं एवरेज 30 लोगों का, मतलब नंबर ऑफ लोग कितने 30, यहां पर एवरेज आ जाए 15, तो मेरा टोटल सम कितना आ जाएगा, टोटल सम में मैं मल्टीप्लाई करा लू 15 इंटू 30, 450 आ जाएगा मेरा टोटल सम, ठीक है। अब इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, अगर मैं टीचर भी, ये 30 बच्चे हैं केवल, तो अगर मैं टीचर भी इंक्लूड कर दो टोटल लोग कितने हो गए 31। अगर टीचर की एज इंक्लूड हो गई तो एवरेज कितनी बन जाएगी, एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, मतलब एवरेज 16 हो जाएगी। तो टोटल सम क्या निकलेगा बताओ, किसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा, इन दोनों की कराऊंगा। 16 मल्टीप्लाई 31, 16 30 या 480, एक और 16 ऐड करेंगे 496 आ जाएगी टोटल एज। तो टीचर के बढ़ जाने से 496 एज हो गई 450 से, तो कितने साल का डिफरेंस 46। तो यही है हमारे टीचर की एज जो कि पूछा भी है हमसे, ठीक है। 46 आंसर इसका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 120 एंड सेल इट फॉर 150। तो 30 रुपए बढ़ा के उसने सामान बेच दिया। तो कैसे करेंगे भाई, प्रॉफिट निकालना है अपने को, है ना। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इससे निकल जाते हैं। ये एक सिंपल फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चनों को कर लेने का, ठीक है। तो 150 माइनस 120 30 आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कितना 120 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 3 4 जा 400 पे कट गया, तो प्रॉफिट आ गया मेरा 25%, ठीक है भाई। चलो गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 10 men in 12 days. In how many days can 15 men complete the same work? देखो इसका लॉजिक देखो तुम, इसका सिंपल लॉजिक है। अच्छा, एक और चीज, जब ये मैन डेज आवर वर्क, ये 4 तरह के तुम्हें वर्ड मिलेंगे कभी कभी क्वेश्चन में, मैन मिलेगा, डे मिलेगा, वर्क मिलेगा और आवर मिलेगा। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें तुम बस याद रखो MDH मसाले होते हैं ना, MDH मसाले, ठीक है। तो MDH मैन डे आवर उसको रखते हैं ऊपर, और जितना वर्क हो गया उसको रखते हैं नीचे। तो अगर चारों दे रखे हैं तो चारों को ऐसे अरेंज करेंगे, या जितने भी जो भी दे रखे हैं उनको इस पैटर्न में अरेंज करेंगे। तो हमको क्या दे रखा है, केवल मैन और डे। तो एक साइड पे सेम वर्क मैन कर रहे हैं, मैन मल्टीप्लाई डे, और दूसरी साइड पे भी सेम वर्क कर रहे हैं और मैन इन डिफरेंट डेज, ठीक है। मतलब M1 D1 M2 D2 काम सेम है तो इक्वल कर लेता हूं। M1 मुझे दे दिया 10 और D1 मुझे दे दिया 12। अब मुझे M2 दे दिया 15 और मुझे D2 निकालना है। कैसे करेंगे बताओ इस, सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करेंगे। इसको 15 को डिवाइड में ले जाऊंगा, 10 इंटू 12 का जो भी आएगा उससे डिवाइड करवा दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 8 आ जाएगा, है ना। D2 कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 8 दिन में वो काम कर लेंगे। चलो, तो मैंने सिखा दी, MDH वाला मत भूलना है ना, MDH असली मसाले सच MDH। चलो गाइस, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4। तो 2 नंबर है, मान लो एक नंबर है x या एक नंबर है 3x और दूसरा नंबर है 4x, ठीक है।
अब इन दोनों नंबरों का एक एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकल के आ रहा है, दैट इज 4। तुम लोगों को पता होगा एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कि इन दोनों के बीच में एकमात्र जो कॉमन फैक्टर रहा होगा, है ना, जो भी मैंने कोई वैल्यू मान लो, जैसे यहाँ पे 12 और 4 का एचसीएफ निकालू मैं, तो कैसे निकालता हूँ, 2 × 2 × 3, 2 × 2, तो इन दोनों नंबरों में ये दोनों नंबर रिपीट हुए हैं, तो यही इनका एचसीएफ होगा। समझ रहे हो, हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर इज कंसिडर्ड टू बी द एचसीएफ ऑफ बॉडी। तो 3 और 4 का एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है, 4 ही आ रहा, मतलब केवल 4 उसका क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, तो मैं 4 की ही मल्टीप्लाई करा देता हूँ भाई, 3 4 12, 12 और 4 16। तुम समझ रहे हो कैसे करा। अगर मैं यहाँ 4 नहीं रखूंगा, समझ रहे हो, यहाँ पे मैं 4 नहीं रखूंगा तो मेरा एचसीएफ कैसे निकल के आएगा, इस 4 से मैं कैसे मैच करवाऊंगा, या तो 12 और 16 मान लो, या 12 और 4 मान लो नंबरों को, है ना। तो क्या क्या हो जाएगा, मेरे पास दो नंबर है 3 और 4, मैंने एचसीएफ की मल्टीप्लाई करा दी, तो मेरे पास क्या आ गया, 12 और 16 आ गया। इन 12 और 16 का तुम एचसीएफ भी निकालोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, है ना, 4 ही आएगा। ये सेम तरीका है भाई, ज़्यादा मैंने डिटेल वाली बात बता दी, वो अप्लाई नहीं होगी। तुम्हें क्या करना है, दोनों नंबरों में एचसीएफ की मल्टीप्लाई करो, 12 और 16 आ गया, और इनका एचसीएफ भी तुम निकाल के देखो तो 4 ही आएगा, तो मतलब लॉजिक इज अप्लाइंग। अब एलसीएम क्या होगा इसका, 12 और 16 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल तरीका जो हमने आज तक सीखा है, 2 6 जा 2 8 जा 2 3 2 3 4, 3 और 4 की अलग अलग लिख लो, 2 2 जा 4 4 3 12 12 4 जा 48, है ना, तो 48 हो जाएगा मेरा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक और क्वेश्चन हमने कर लिया गाइस, ठीक है। देखो ये तो बड़ा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 25% ऑफ x इज 50। 25% परसेंट का मतलब नीचे 100 लिख लेना है, मल्टीप्लाई x, मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी, और मुझसे बाद में पूछ रहे x बता दो। तो इस क्वेश्चन को तो तुम खुद ट्राई करना और डू कमेंट द आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन। देखो यार ये 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम यहां पर क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो, बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगी, ठीक है। तो पहले डाउन स्ट्रीम होती क्या है उसको समझ लो। डाउन स्ट्रीम का मतलब है x प्लस वाई, मतलब समझो जैसे पानी की धारा है, ऐसे पानी अगर नीचे गिरेगा तो पानी तेज गिरेगा या स्लो गिरेगा, बताओ। तेज गिरेगा, तो मतलब दोनों स्पीड x प्लस वाई करनी होगी हमें, है ना। आप इस स्ट्रीम में पानी अगर मैं इसके ऊपर चढ़ाना है मुझको, तो पानी स्लो जाएगा इन कंपैरिजन, तो उसको बोलेंगे x माइनस वाई। अब x क्या होता है, x होती है मेरी पानी की स्पीड, और y होती है मेरे स्ट्रीम कितनी तेज चल रही है, ठीक है, कितनी तेज बहाव है उसका। तो उसके कंपैरिजन को हम प्लस या माइनस करके डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम बोल देते हैं। तो बोट 12 किलोमीटर चल रही है, मतलब डिस्टेंस है ये, और टाइम कितना है 3 घंटे। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, और स्पीड यहाँ पे कौन सी निकालनी है, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 12/3, मतलब 4 आ गया, एक इक्वेशन बन गई। फिर डाउन स्ट्रीम का कितना है डिस्टेंस, 12 ही है, टाइम घट गया 2, तो x प्लस वाई आ गया 6 मेरे पास। अब मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब देखो भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, प्लस प्लस प्लस, y से y कट गया, x और x 2x, 6 और 4 10, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा x 5, यहाँ पर पुट कर लो, y क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। देखो यार, अब तुम ये सर्कल को समझो पहले। देखो सर्कल के सेंटर का पॉइंट जब इसकी सरकमफेरेंस को टच करता है तो उसको बोलते हैं रेडियस। जब ये दोनों पॉइंट टच कर जाए तो उसको बोलते हैं 2r, दैट इज इक्वल टू डायमीटर, है ना। कोड क्या होती है, कोड होता है कोई भी पॉइंट जो दो पॉइंट को अटैच कर रहा हो उसको हम कोड बोल सकते हैं, ठीक है। एक और बात तुम्हें मैं सर्कल की बता दूं कि सर्कल मान लो 2 हिस्सों में मैंने बांट दिया डायमीटर के थ्रू,
तो अब सर्कल में जो भी हाफ वाले सर्कल में जो भी एंगल बनेगा, यहां पर एंगल बना मान लो, तो ये क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब सर्कल के बारे में सरकमफेरेंस या फिर उसको क्या कह लेते हैं, पेरीमीटर भी कहते हैं। तो ये कितना होता है, 2 पाई आर। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब सर्कल से चलो तुम हाफ सर्कल का भी थोड़ा सीख लो। हाफ सर्कल का बताओ एरिया कितना होगा। हाफ सर्कल का एरिया तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन पेरीमीटर या सरकमफेरेंस कितनी होगी बताओ। तो सरकमफेरेंस की आधी होगी क्या, पाई आर? नहीं, ये भी तो ऐड करना है। ये कितना है, 2r। तो ये हो जाएगी मेरी हाफ सर्कल का सरकमफेरेंस। ठीक है। चलो मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियस सर्कल का इंक्रीज हो रहा है 50%। मान लो मैं रेडियस को 10 मान लूं, ये हो गया मेरा ओरिजिनल रेडियस। ठीक है। ये हो गया मेरा न्यू रेडियस। तो 50% बढ़ा मतलब 15 हो गया, 10 से 15 का कंपेरिजन। अब तुम यहां पर देखो, इसमें मैं पाई आर स्क्वायर लगा देता हूं, इसमें पाई आर स्क्वायर। ठीक है। पाई से पाई काट लू, कंपेरिजन तो करना, कंपेरिजन में पता लग जाएगा मुझे कितना बढ़ा है। यहां आर इसका स्क्वायर करो, 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225। बताओ गाइस कितने का गैप है, 125। तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 125% का इंक्रीज हुआ है। कैसे फाइंड करते हैं, तुम्हें पता है, न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर अपॉन न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर अपॉन ओल्ड नंबर इंटू 100। ठीक है। 225 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100 है ना। तो मैंने करके नहीं दिखाया, तो तुम समझ जाओ इसका आंसर क्या होगा, 125 होगा, है ना। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अभी तुमने सीखा था, अब CI सीख लो। ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर अमाउंट निकलती है प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 बाय n। और अमाउंट का भी एक फॉर्मूला होता है, वही सेम जो वहां पे था, अमाउंट इक्वल टू SI प्लस P। यहां पर CI प्लस P हो जाएगा। ठीक है। चलो फिर, तो अब इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है ना। रेट कितना है, 10% है। टाइम कितना है, 2 साल है। ठीक है। चलो अब यूज करते हैं अमाउंट का फॉर्मूला, 10,000 1 प्लस R कितना, 10 अपॉन 100। n कितना, 2, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 काट लो, क्या बच गया, 10,000 तो बच ही गया बाहर। 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर स्क्वायर, इसका अंदर अंदर एलसीएम ले लूँ 1 और 10 का, क्या आ जाएगा, 10। 10 का ऊपर मल्टीपल 10 प्लस 1 11, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दिया और बाहर 10,000 था वो भी लिख दिया। ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 0 से 0 कट गया, 121 इंटू 100, 12,100 अमाउंट आ गया। बताओ CI क्या है फिर, CI यहां से निकालने जाऊंगा तो CI हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 12,100 माइनस 10,000, तो गाइज कितना आ गया, 2100 आ गया क्या। ठीक है भाई, 2100 आ गया। ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को तुम बार बार रिवाइंड करके देखते रहो, है ना। रिवाइंड करके तुम्हें और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। और जो भी लोग फ्रेशर है, देखो यार, जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है या जिनका आने वाले टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो उनके लिए मैं फ्रेशर सीरीज ज़रूर शुरू करूँगा, किस तरीके से शुरू से लेकर एंड तक प्रिपरेशन में बने रहना और क्या क्या करना है। ठीक है। पूरा FCAT का सिलेबस मैं फ्री में यहीं पे कवर करा दूंगा, दैट इज़ ऑन यूट्यूब, FCAT एज वेल एज ऑफ CDS। ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं भाई। 2 pipes A and B can fill a tank in this minute respectively. Both are open together. How long will they take the time to fill the tank? ठीक है। देखो यार, एक A टैंक है, एक A पाइप है, एक B पाइप है, और रेस्पेक्टिवली ये 20 और 30 मिनट लगा रहे हैं किस चीज में, टैंक को फिल करने में। ठीक है। दोनों एक साथ मैंने डाल दिए एक टंकी के अंदर, तो बताओ कितने समय में एक टंकी को ये भर देंगे। देखो यार, इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। पहला का तरीका 1/20 प्लस 1/30 करो। 20 और 30 का एलसीएम 30, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3, 60 को 30 से करेंगे 2, 3 प्लस 2 5/60, काट दिया 1/12। इस नंबर को घुमा दो तो 12 मिनट में मेरा काम सफल हो जाएगा। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, बड़ा आसान तरीका है, इसको इस्तेमाल कर सकते हो तुम। दूसरा तरीका मैं सिखा देता हूँ। A का मान लो टाइम 20 है, B का टाइम मान लो 30 है, जो कि है भी एक्चुअल में। 20 और 30 का एलसीएम लो 60,
60 को 20 से डिवाइड करो 3, 60 को 30 से करो 2, तो ये 3 और 2 रेस्पेक्टिवली एफिशिएंसी है उनकी। समझ रहे हो कि ए 3 यूनिट का काम कर रहा है 20 मिनट में, मतलब ए क्या कर रहा है, हर मिनट 3 यूनिट का काम कर सकता है वो। ऐसे भी हर मिनट 2 यूनिट का काम कर सकता है, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा किसकी है, ए की ज्यादा है। तो एफिशिएंसी निकाल के ही एफिशिएंसी निकालने का तरीका है। तो इसमें क्या करो तुम, एफिशिएंसी निकल जाए ना तो 60 अपॉन, मतलब टोटल जो हमारा एलसीएम आया उसको ए प्लस बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करवा दो। 60 अपॉन 3 + 2 5, तो कितना 12। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, तुम दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका एक ना अपग्रेडेड हार्ड वर्जन भी आता है एग्जाम में, एफकैट में आने के चांस कम होते हैं, शायद आ जाए। तो इसका एक अपग्रेडेड क्वेश्चन होता है, उसको भी मैं आने वाली वीडियोस में करा दूंगा। ठीक है, चलो यार इसको देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ सम ऑफ 7 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। देखो यार, एक डाइस थ्रो होगी तो कितने आउटकम्स बन सकते हैं, 6। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितने आउटकम आ सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स। अब यहां पर एक तो क्वेश्चन आता है डाइस का। डाइस में 6 साइड्स हैं, एक डाइस में 2 डाइस ले लो तो कितनी साइड है, उसमें भी 6 है। दोनों के आउटकम मिला दो तो कितने आउटकम बन जाएंगे, 6 × 6 36 आउटकम बन जाएंगे। 1, भाई तुम सोचो ना, इस पे 1 आया, इस पे 1 आया, इस पे 1 आया, इस पे 2 आया, इस पे 1 आया, इस पे 3 आया, इस पे 1 आया, इस पे 4 आया, ऐसे करके 6, फिर 2 की लाइन पकड़ो, फिर 3 की लाइन पकड़ो, तो ऐसे करके 36 बन जाएंगे टोटल आउटकम। ठीक है, चलो ये तो तुमने समझ लिया। अब ये कह रहे हैं कि 7 दोनों में जो भी नंबर आ रहा है उसका सम 7 होना चाहिए। ठीक है, तो सम 7 किस किस कंडीशन में होगा, 1 और 6, 6 और 1, 2 और 5, 5 और 2, 3 और 4, 4 और 3। इसके अलावा और कोई कंडीशन है नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6, टोटल आउटकम्स आर 36, 1:6 बन जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो एक हो गया ये डाइस वाला। चलो मैं यहाँ पर एक और समझाया, तो किंग का भी, किंग कह रहा हूँ, कॉइन। कॉइन में तुम्हें पता है कॉइन में कितनी कंडीशन बनती है, हेड की बनती है या टेल की। लेकिन जब 2 कॉइन हो जाएंगे तो हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, तो कितनी कंडीशन बन गई, 4। मतलब स्क्वायर चढ़ाते रहो, 2 को एक बार स्क्वायर करा 2, मतलब एक बार कॉइन को उछालोगे 2 ही बार आउटकम आएंगे। अगर कॉइन को 2 बार उछालोगे तो 4 आउटकम बनेंगे, कॉइन को 3 बार उछालोगे तो 8 आउटकम बनेंगे। ऐसे कर करके आउटकम बढ़ते चले जाएंगे। एक और होता है हमारा कार्ड्स में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसको मैं कहीं और समझाऊंगा, अभी क्वेश्चन आएगा शायद एक और, नहीं आएगा तो मैं लिख के रख लेता हूं। आएगा क्या आएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ समझा दूंगा कार्ड्स का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, चलो गाइस, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ 2 पर्सन। 2 लोग हैं तो x और y मान लूं, x और y की एज का डिफरेंस 10 साल है ना। 15 साल पहले एल्डर वन वॉज, मैं मान लेता हूं x की एज y से बड़ी है। ठीक है, तो एल्डर x हो गया, x की एज 15 साल पहले कितनी थी, 3 गुना है यंगर वन से, तो यंगर वन की 15 साल पहले 15 कम ही होगी एज। एक इक्वेशन ये हो गई मेरे पास, एक ऊपर वाली हो गई। ठीक है, अब इन्हीं इक्वेशन के थ्रू मुझे आंसर ला देना है। देखो यार, इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट कर लो। कैसे पुट करोगे, x को पुट कर लो, x इक्वल टू 10 + y बन जाएगा ना, यहां से इसको यहां पुट कर लो, तो 10 + y - 15 इक्वल टू 3y - 45। y को इधर ले जाओ, 3y - y 2y, 10 - 15 - 5 45 इधर आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू 2y। y कितना, 20 आ गया। भाई कितना आ गया, 20। क्या पूछा है हमसे, एल्डर पर्सन है ना। तो x कितना था, 10 + y, तो x कितना आ जाएगा, 20 + 10 है ना, मतलब 30 आ जाएगा x।
चलो भाई, एल्डर पर्सन की उम्र कितनी है? 30 है, ठीक है। चलो गाइज, अब चलते हैं 14th क्वेश्चन पर। गाइज करते करते मैंने 50 बार तो गाइज कह दिया यार। चलो अब कुछ नया वर्ड बोलूँगा यार, फ्रेंड्स बोलूँगा, ठीक है, या भाइयों बोलूँगा, ठीक है। चलो, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की रेशियो क्या है? 4/5 है, ठीक है। आफ्टर 5 years, मतलब ए में 5 साल का बढ़ोतरी हुई, बी में 5 साल की बढ़ोतरी हुई, द रेशियो बिकम्स 5/6 है ना, 5/6। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। इसकी ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। देखो, सबसे जरूरी काम है इक्वेशन बनाना सबसे पहले, है ना, तो उस चीज को तुम्हें याद रखना है। चलो अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में ना हम एक काम करेंगे, एफ कैट के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है उसको समझेंगे, ताकि हम मैक्सिमाइज कर सके अपना स्कोर, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, शुरू में मैथ उठा लेते हैं, लास्ट में उठा लेते हैं। मेरे हिसाब से मैथ को पहले निपटा लेना चाहिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बैठे। तो फर्स्ट है a अपॉन बी इक्वल टू 4/5, तो 5a इक्वल टू 4b बन गया क्या? यहाँ से a की वैल्यू निकल गई 4b/5, यहाँ पुट कर देता हूँ 4b/5 प्लस 5 अपॉन b प्लस 5, ठीक है, 5/6 ऐसे लिख लिया। 5 और 1 का एलसीएम 5 आ गया भाइयों। 4b ऐसे ही लिख लिया, प्लस 5 और 5 25, अच्छा नीचे b प्लस 5 भी है ना, इक्वल टू कितना? 5/6 यहाँ लिख देता हूँ ना, टेढ़ा सा हो गया ये। तो यार अब क्या बच गया हमारे पास? 4b प्लस 25 अपॉन 5। इस b प्लस 5 को मैं घुमा दूँ अगर, तो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई 1 अपॉन b प्लस 5, है ना, इक्वल टू 5/6। अब चलो इसको ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने देते हैं, 4b प्लस 25, नीचे वाले को मल्टीप्लाई 5b प्लस 25, है ना, इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। देखो कैसा आएगा, 6 × 4 24b, 6 25 150, 5 × 5 25b, 5 × 25 125, इसे वहाँ है ना 150 माइनस 25 25, 24b और 25b का माइनस b आ जाएगा 25, b आ गया 25। क्या पूछा है? करंट एज ऑफ a पूछी है ना, तो a यहाँ से निकाल लो यार, ये जो इक्वेशन थी, a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई b, b कितना 25 अपॉन 5, 5 से काट दिया, 4 × 5, a आ जाएगा 4 × 5 20, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। अच्छा गाइज नहीं बोलना ना, तो भाइयों चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ। चलो इस ऐसे क्वेश्चन में साफ साफ तुम जब मार्क्स, सीपी, एमपी, एसपी ये सब बोले ना, तुम्हें क्या करना है? 100 मान लेना है अपने सीपी को 100 मान के बैठ जाओ कि कॉस्ट प्राइस जिस पे मैं बना रहा हूं सामान वो 100 रुपए का है। अब मैं उस पर 20% बढ़ा के लिखता हूं, क्योंकि मुझे पता है ग्राहक आएगा तो कम तो करवाएगा, तो मैं पहले ही बढ़ा के लिखता हूँ 20%, तो 120 लिख लूंगा, सही बात है ना। और जो इसको मैं बढ़ा के लिखता हूं उसको बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं लिख सकता मैं, है ना। क्योंकि तुमने देखा भी होगा बहुत बड़े बड़े स्टोर पे डिस्काउंट मिलता है। जियो मार्ट पे तुम जाओ तो कोई सामान अगर 500 का लिखा होगा किसी पैकेट पे, तो तुम्हें वो डिस्काउंट में मिलेगा, बट उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा, तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो 120 का हो गया सामान। अब ये कह रहे 10% का डिस्काउंट लूंगा मैं इस पे, तो 120 का 10% बताओ कितना होता है? 12 होता है। 12 माइनस कराओगे तो 108 का बैठ गया सामान, लेकिन बनाया तो मैंने 100 रुपए का ही था। मुझे मुनाफा कितने रुपए का हुआ? 8 रुपए का मुनाफा हुआ। मतलब 100 रुपए में मैंने 8 रुपए बचाया, इसका मतलब मैंने 8% कमाया। समझ गया गाइस? प्रैक्टिकली कर लिया, ना कोई प्रॉफिट, ना सीपी, ना एसपी, ना एमपी, कोई मतलब हमने लगाया ही नहीं। चलो अब है 16वां क्वेश्चन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। देखो यार, क्यूब इज लाइक अ स्क्वायर बट 3 डायमेंशनल, है ना। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। इसको मैं तुम्हें याद करा रहा हूं साथ के साथ, है ना। टी एस से क्या होता है? 6a²। एल एस से क्या होता है? 4a²। ठीक है, तो तुम ये एक्स्ट्रा के लिए भी याद कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पे लिखा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज सेम लाइक टी एस से। सरफेस एरिया और टी एस से सेम होते हैं, जैसे कि एल एस से और सी एस से सेम होते हैं, है ना।
तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a²। सरफेस एरिया अच्छा निकालना है ना, वॉल्यूम दे रखी है, तो वॉल्यूम दे रखी है मुझे 64। फॉर्मूला है a³ 64, क्यूब रूट चढ़ा दिया, a कितना आ गया 4 आ गया। सरफेस एरिया मुझे निकालना है, सरफेस एरिया 6 इंटू a² मतलब 4 इंटू 4, 6 4 24, 24 4 96, तो सरफेस एरिया कितना आ गया 96 दे रखा है ना। हाँ, तो सरफेस एरिया क्या होता है, टीएस से होता है, कंफ्यूज मत हो जाना, एलएस से मत करके आ जाना। चलो गाइस, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द विनर गोट 60% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है यार, तो मान लेते हैं 100x वोट है, जो विनर है हमारा ए है, ए ग्रेटर देन बी मान लेता हूं मैं, ए विनर है तो उसे कितनी वोट मिली 60x मिल गई, बी को 40x मिल गई। दोनों का डिफरेंस कितना है 12,000 का है, 60x माइनस 40x 20x इक्वल टू 12,000, तो x कितना आ जाएगा मेरा 600 आ गया ना। अब मुझसे क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, यहाँ पे x की जगह 600 पुट कर दो तो मेरा आ जाएगा 6,000, 60,000 आ गया मेरा, तो 1200 होना है, तो 1200 से कट के इसे मैंने 12,000 कर दिया यहाँ पे, तो x आ जाएगा 60 को पुट करोगे तो 6,000 आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलो 18 पे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज दिस। मान लेते हैं दो नंबर है x और y, इनका प्रोडक्ट मतलब x मल्टीप्लाई y कितना है 120 है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289। ठीक है, 289 है, बताओ कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स। सम क्या हो सकता है दो नंबरों का, तो हमें क्या निकालना है x प्लस वाई निकालना है ना, सही बात है। अब तुम मुझे बताओ x प्लस वाई से मिलते जुलता कोई फॉर्मूला अवेलेबल है, हाँ है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये तो मुझे दे ही रखा है 289 प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई कितना 120, 289, 2 इंटू 120 240 इक्वल टू 529, स्क्वायर रूट चढ़ा दो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया 23। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉक इज सेट एट 8, द क्लॉक गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर्स, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। मतलब सेम डे की बात हो रही है ना। ठीक है, तो 10 मिनट गेन कर रही है मेरी क्लॉक 24 घंटों में मुझे, और ये 8 बजे से टाइम शुरू हो रहा है, मुझे कहा गया है कि बताओ उसी दिन के 1 PM का एक्चुअल टाइम कितना है। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स, हाँ एक्चुअल टाइम कितना है, क्योंकि क्लॉक तो गलत बता रही है, तो जाहिर सी बात है 1 से कम ही होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि सी तो गलत हो गया, क्योंकि मेरी क्लॉक क्या है फास्ट चलने लग रही है, फास्ट चल रही है तो 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, एक्चुअल टाइम 1 से कम ही होगा। ठीक है, अब मुझे देखना है हर घंटे मेरी कितनी मिनट बढ़ रही है, हर घंटे कितनी मिनट बढ़ रही है भाई मेरी। 10 को 24 से डिवाइड करूं, मिनट और घंटे का कोई लॉजिक नहीं है, तो मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ 60, 4 15 जा, 4 6 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, 2 5 जा, तो 25 सेकंड का गेन हो रहा है पर घंटे भाई। कितने का गेन हो रहा है 25 सेकंड का पर घंटे का गेन है ना। तो बताओ कितना हो सकता है हमारा टाइम, 25 सेकंड ही है ना, 10 मिनट इन 20 गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर्स। ठीक है, 10 मिनट इंटू 60 सेकंड मतलब 25 सेकंड पर आवर। हाँ सही कर रहे हैं भाई हम यहाँ तक। तो बताओ यार आगे क्या कर सकते हैं, 25 सेकंड हर घंटे बढ़ेगी। What will be the true time when the clock indicates 1 PM on the following day? A clock is set right at 8 AM. The clock gains 10 minutes in 24 hours. What will be the following day? मुझे लगता है ये नेक्स्ट डे को बोलना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तुम अगर देखो अगर ये सेम डे के लिए बोल रहे होते तो 8 से लेके 1 बजे तक 5 ही घंटे हैं, मतलब 125 सेकंड का ही डिफरेंस आया है। 125 मतलब लगभग 2 मिनट और 5 सेकंड, तो इसका मतलब है मेरी क्लॉक में 12:58 दिखने चाहिए, जो कि आंसर में अवेलेबल है। तो इसका मतलब फॉलोइंग डे, शायद ये नेक्स्ट डे को बोलना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन में ये एरर है, फॉलोइंग डे नहीं नेक्स्ट डे बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डे के हिसाब से करते हैं 25 सेकंड। अच्छा अभी हमें पता है कि 10 मिनट तो बढ़ ही चुके हैं,
भाई आज के 8 से लेके कल के 8 तक 10 मिनट बढ़ चुके हैं। अब बचे हुए मुझे कितने 5 घंटों का देखना है ना? कितने घंटों का देखना है? 5 घंटों का मुझे देखना है हिसाब किताब। अब तुम ये समझो, मैंने तुम्हें ये बताया था कि भाई 25 की मल्टीप्लाई जब मैं 5 बचे हुए 5 घंटे से कर रहा हूँ तो 125 सेकेंड आ रहा है, लगभग 2 मिनट आ रहा है ना? तो 10 प्लस 2 मिनट 12 मिनट क्लॉक आगे जा चुकी है। इसका मतलब एक्चुअल टाइम कितना है? 12:48। ठीक है, कितना है? 12:48। तो लॉजिक से हो गया। 12:45 बहुत दूर है, तो 12:47 12:48 के बीच में टाइम है एक्चुअल में। हमें 12:48 पे टिक मार देना है। एक और क्वेश्चन देखो यार, इंपॉर्टेंट वाला मैं सिखा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, क्लॉक की डिग्री पूछ लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, 11/2 मल्टीप्लाई मिनट। इस फॉर्मूले को रट के चले जाना, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। -30 इंटू आवर। मान लो 2:15 का क्या टाइम है, कैसे बताओगे? तो 11/2 इंटू 15 माइनस 30 मल्टीप्लाई 2। 11 इंटू 15 165/2 माइनस 60 82.5 माइनस 60, तो 22.5 डिग्री मेरा एंगल है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं भाई, समझ रहे हो? चलो समझ रहे हो तो बढ़ते हैं आगे गाइस, एंड आगे बढ़ेंगे अब 20वें क्वेश्चन की तरफ। इन व्हाट रेशो मस्ट टी एट 62 पर kg बी मिक्सड विथ 72 सो दैट द मिक्सचर इज वर्थ 64.50। देखो यार, जो 62 की मैंने टी बेकी एक्स क्वांटिटी में बेकी, मान लो जो मैंने 72 की टी बेकी वाई क्वांटिटी में बेकी, दोनों का जो मिक्सचर है वो 64.5 में बेका। तो इसी को तो सॉल्व करना है अपने को। 62x प्लस 72y इक्वल टू 62.5 ब्रैकेट x प्लस y। यहां से तुम मुझे x और y की रेशो निकाल के बताना एंड डू कमेंट कि क्या होगा इसका आंसर गाइस। ठीक है, चलो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। रथ को मोड़ लेते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अ मैन कवर्स हाफ हिज जर्नी एट 6 एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3। हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी क्या होगी? क्या होगी बताओ, क्या हो सकती है गाइस? देखो यार, एक होता है एवरेज स्पीड और एक होता है एवरेज ऑफ स्पीड। एवरेज ऑफ स्पीड क्या है? 6 प्लस 3/2 9/2 4.5 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है मेरी। एवरेज ऑफ स्पीड है मेरी, है ना? स्पीड का एवरेज निकालना है मैंने। लेकिन ऑफ हटने से ही इसका फॉर्मूला चेंज होता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2xy/x प्लस y। इसको लगाना है। x कितना मेरा 6, y कितना 3, नीचे 6 प्लस 3, 2 इंटू 6 12 इंटू 3 36, 6 प्लस 3 9, तो मेरा 4 आएगा आंसर। देख रहे हो 0.5 कितना बड़ा डिफरेंस दे दिया ऑफ ने। तो इन दोनों फॉर्मूले को अलग अलग जगह इस्तेमाल करना है। जब ऑफ लगा दे तो वो इस्तेमाल कर लेना, जब ऑफ ना लगाए तो इसे इस्तेमाल कर लेना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। तो बीच में रीजनिंग का क्वेश्चन भी आ गया गाइस, कोई नहीं, रीजनिंग की भी क्लास करेंगे, यहीं से शुरू कर देते हैं। तो 4 9 25 49 121 गैप क्या आएगा? देख पा रहे होंगे 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का, 49 7 का, 121 11 का। तुम एक पैटर्न नोटिस करो, 2 मिनट का पोज लो और पैटर्न नोटिस करो, या वीडियो पोज कर लो 2 मिनट के लिए। चलो तुमने कर ली होगी पोज, तो बढ़ते हैं। ये सारे के सारे नंबर प्राइम है। 11 के बाद बताओ कौन सा प्राइम आता है? 13 आता है। 13 का स्क्वायर क्या? 169, तो आंसर क्या है? 169। ठीक है भाइयों, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं 23 गाइस। 23 रेक्टेंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 40, मतलब 2l प्लस बी कितना है? 40। लेंथ दे दी 12, तो पुट्टी कर लेते हैं। 12 प्लस बी 40, 40 2 से कट गया तो 20 आ गया। 12 प्लस बी इज इक्वल टू 20। बी कितना? 8। इन्होंने मुझसे क्या पूछा? एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ 12 इंटू 8 96। देखो इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको पता है तोड़ मोड़ के दे देंगे कि यार एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया जो भी निकल के आया उस एरिया से, या वो एरिया स्क्वायर के इक्वल है,
है ना। ये कभी कभी कहते हैं सर्कल के इक्वल है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब सर्कमफेरेंस निकाल के आर निकालो, आर से फिर सर्कल का एरिया निकालो, तो इस तरीके से घुमा देंगे इस क्वेश्चन में तुम्हें कभी कभी। तो 96 को तुम 2 पाई आर के इक्वल करोगे, यहां से आर निकालोगे, बाद में पाई आर स्क्वायर के अंदर पुट करोगे, तो इतना हार्ड तो बन जाएगा कम से कम क्वेश्चन। ठीक है, 24 पे आते हैं भाई। मैंने क्या कहा था कि हम कार्ड्स को भी समझेंगे। देखो कार्ड्स 2 रंग के होते हैं, ब्लैक एंड रेड, है ना। ब्लैक कौन कौन सा होता है, क्लब और स्पेड। रेड कौन कौन सा, हर्ट और डायमंड। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52, है ना। अपने वाले कार्ड याद मत करना कि 53 होते हैं, एक जोकर का कार्ड भी होता है, ठीक है, तो वो नहीं, एक्चुअल 52 होता है, ठीक है। तो हर के 13 कार्ड है हमारे पास, कितने, 13। इन 13 में जो क्लासिफिकेशन 1 में है वो सब में है। यहां पर 2 से लेके 10 तक के नंबर होंगे, मतलब 9 नंबर कार्ड्स होंगे। बचे हुए 4 क्या हैं, बचे हुए 4 फेस कार्ड्स हैं। फेस कार्ड्स नहीं, एक है इक्का, एक है किंग, एक है जोकर, एक है क्वीन, ठीक है। और ये सेम पैटर्न हर किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा है। फेस कार्ड किन को बोलते हैं हम, इन 3 को बोलते हैं। तो 3 एक कार्ड के अंदर, दूसरे के अंदर भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, तो 3 इंटू 4 12 मेरे टोटल फेस कार्ड है, 4 टोटल मेरे ए मतलब इक्का है, और 36 मेरे टोटल नंबर कार्ड्स है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें पैटर्न बता दिया। कभी कभी ये कहते हैं ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, कभी रेड की, तो ब्लैक 26 है, रेड 26 है ना। तो यहां क्या प्रोबेबिलिटी पूछी उसे देख लेते हैं भाई। यहां बोला है फेस कार्ड कितनी प्रोबेबिलिटी में आ रहा है, तो फेस कार्ड मेरे 12 है, मैंने यही बताया तुम्हें, 3 इंटू 4। टोटल कार्ड हमारे पास 52 है, तो इसे काटो, 4 3 जा 4 13 जा, तो 3/13 इसका आंसर हो जाएगा। कार्ड को तुम अच्छे समझ लेना, इस डायग्राम को अच्छे समझ लेना, काफी सारे क्वेश्चन तुम मल्टीपल एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो यार यहां देखो, अब 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। मैंने तुम्हें बताया था कॉइन अगर 3 बार उछला तो कितने अटेम्प्ट बने, 8 बन गए टोटल, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, तो 8 के बताओ भाई कैसे बनाएंगे हम। 8 में क्या क्या आएगा, सिंगल पे तो हेड टेल बन जाएगा, डबल बार उछाला तो हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल। इसके 2 बनाओ, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। इसके 2 हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, ठीक है। 8 बन गई, या तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ऐसे कर करके 8 ऑप्शन मेरे बनेंगे। मतलब एक कॉइन के अंदर हेड आ सकता है, दूसरे के अंदर टेल, तीसरे के अंदर हेड, फिर या तो हेड आ सकता है, टेल टेल, ऐसे ऐसे, है ना, कॉम्बिनेशन बन गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आएंगे, मतलब 2 से ज्यादा तो नहीं आएंगे, तो मतलब 3 हेड वाला तो काट ही दो। कम से कम कितने भी हेड आ सकते हैं ये हमें पता ही नहीं, ये थोड़ी ना कहा कि ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 0 भी आ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 2 से मतलब एक ही ऑप्शन कटेगा, दैट इज ऑफ 3 हेड, क्योंकि वही क्रॉस कर रहा है वैल्यू को। उसमें तो 3 टेल वाले भी काउंट हो जाए, क्योंकि उसने कहा ही नहीं कम से कम 1 हेड होना चाहिए, उसने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 ना हो बस, ठीक है। 2 के बाद ना आए, 2 तक आ जाए, 2 तक 0 भी हो सकते हैं। तो बचे हुए 7 के 7 कार्ड मेरा क्वेश्चन के आंसर को फुलफिल कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम कितने, 7, और टोटल 8, तो आंसर क्या, 7/8। तो हमारा ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया। तो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ 25 क्वेश्चंस दैट कैन और देयर कंसेप्ट कैन कम इनटू द एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू कमेंट वॉट एवर द क्वेश्चन मैंने जिनके आंसर तुमसे पूछे हैं। अगली वीडियोज में हम इनके ही मेजर कंसेप्ट्स को और 1-2 वीडियोज रिलेटेड टू कैट एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। तो मिलते हैं, जय हिंद।